गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, इस चैप्टर फर्स्ट में आप लोग ये कहोगे शुरू करते कि मैम ये तो अब की बार 2020-21 के सिलेबस से कट गया है। लेकिन बेटा जो कटा है वो सिर्फ अब के सेशन के लिए कटा है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बेहद ज़रूरी है। केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कटा है, अदरवाइज कंटिन्यू ये ऐसे ही चलेगा। हर साल बच्चे पढ़ेंगे और 12th के बाद जो तुम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इस्तेमाल होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है बेटा कि समय की शुरुआत से चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है, यानी कि स्टार्टिंग में किस तरीके से मानव अस्तित्व में आया था ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए शुरू करते बेटा हम लोग कि जो इसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को दे रखा है थोड़ा जिक्र, क्योंकि पूरा लाइन टू लाइन तो मैं थोड़ा कम कराऊंगी, लेकिन एक के बाद एक आप लोगों को आगे बढ़ाती रहूँगी, ठीक है। जैसे कि बेटा इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ठीक है। और ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले, यानी 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। यानी कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर इस तरह के प्राणी हमें दिखे जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त भी हो गए, यानी कई रूप बदले, कई आए, कई लुप्त भी हुए। लेकिन आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आज आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग हमें 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे, ठीक है। और यानी 1,60,000 साल पहले वो देखने को मिले। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। अब यहाँ पर बेटा एक शब्द आप लोगों के लिए आता है, कंदमूल। कंदमूल क्या है? ये आपका वर्ड है। कंदमूल वो बेटा जो जड़ के रूप में पैदा होते हैं, जैसे कि आपकी गाजर है, मूली है, ठीक है, जो जमीन के नीचे से निकाली जाती है, वो कंदमूल फल कहलाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीखा। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने में कई और तरीके भी अपनाए, पर शिकार और संग्रह करने, संग्रह का मीनिंग होता है बेटा इकट्ठा करने, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी कंटिन्यू चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रह से अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों का जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें क्या अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है या नहीं। ओके, तो ये एक बहुत लंबे चौड़ी चर्चा है बेटा कि अगर हम आज के शिकारी संग्राहक समाज को पढ़ें तो क्या हमें पुराने समय के शिकारी संग्राहक समाज की जानकारी मिल जाएगी, जो कि टोटली होगा कि तकरीबन ना। क्यों? क्योंकि अब वाले शिकारी संग्राहक समाज और पहले वाले शिकारी संग्राहक समाज में रात दिन का अंतर है बेटा, ठीक है। पहले वाले टोटली आपके पर्यावरण पर ही निर्भर थे, आपके प्राणियों पर, जंतुओं पर ही निर्भर थे, आपके वनस्पति पर ही निर्भर थे। लेकिन आज का शिकारी संग्राहक समाज ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके बारे में जानकारी ज़रूर मिल जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद है आप लोगों का, अगर मैं ये इतना लंबा चौड़ा पोर्शन अगर तुम्हें पढ़ना है तो इसमें यही एक काम की चीज़ है बेटा कि नियंडर घाटी आप लोगों की, ये नियंडर घाटी है, ठीक है। इस नियंडर घाटी पर खुदाई कर रहे थे तो
खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ठीक है, यानी निएंडर घाटी प्रॉपर आपकी जगह है, उसमें पहली बार जब खुदाई की जा रही थी तो वहाँ से खोपड़ी मिली, कुछ अस्थि पंजर मिले जैसे मानव शरीर के होते हैं। ठीक है, मिले जरूर थे, लेकिन वो किसके थे किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो जो खुदाई कर रहे थे उन्होंने उस खोपड़ी को और उस अस्थि पंजर के टुकड़े को एक स्कूली शिक्षक था कॉर्ल फुलरोट, इसे दे दिया। ठीक है, अब इसने, वो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ था, यानी प्रकृति के जो सच्चाइयाँ थी उनकी खोजबीन करता था, लेकिन जांच के बाद उसने पाया कि वह खोपड़ी तो आधुनिक मानव की नहीं है, क्योंकि उस खोपड़ी में और हमारी खोपड़ी की बनावट में बहुत ज़्यादा अंतर था। ठीक है, फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा दोबारा से बनाया और बॉन विश्वविद्यालय, ये आप लोगों के कॉलेज है, इसके शरीर रचना विज्ञान का प्रोफेसर था हरमन शॉफ हुसैन, इसके पास उस खोपड़ी को भेज दिया। ठीक है, अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर, यानी दोनों ने जितना शोध कार्य उस खोपड़ी और उस अस्थि पंजर पर किए थे, उससे उन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया अगले साल, जिसमें उन्होंने ये दावा कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो आज के टाइम पर अस्तित्व में नहीं है। ठीक है भाई, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी चीज़ें। ये आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, तस्वीर ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके आसपास के इलाके चित्र जो बना रहा है उसमें किस तरीके से ये खुदाई को क्षैतिज तरीके से इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये एक विशेषज्ञ है, ये एक विशेषज्ञ जो पूरी तरीके से आप लोगों को दिखाने का काम कर रहा है कि किस तरीके से इस ज़मीन का इस्तेमाल किया गया। यानी ये आप लोगों को ये वाले हिस्से नज़र आ रहे हैं, इन वाले हिस्सों में यानी पूरा ये प्रॉपर इलाका ये बंदा घेरा के बैठा है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर क्या था, कैसे था, कितना था, यानी यहीं से वो खोपड़ी मिली थी जहाँ से ये अब उसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और जो ये वाला पोर्शन है आपका, जो ये चौकोर रूप में बना के बैठा है, ठीक है, ये इस स्थिति का आकलन करने के लिए है कि कहाँ से ऊंची और कहाँ से नीची, यानी कि क्षैतिज तरीके से इसका विश्लेषण करने के लिए इस ढांचे का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, और यहाँ देखिए बेटा, ये आप लोगों के जीवाश्म के टुकड़े को दिखा रहा है, देखिएगा ध्यान से। ऊपर दिखाए गए चित्र में जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर से कैसे अलग किया जा रहा है। यानी कि जीवाश्म, यानी कि कुछ हमारी तुम्हारी जैसी हड्डियाँ वड्डियाँ हैं, वो पत्थर के साथ मिक्स हो गए, यानी बीच में रह गया, चारों तरफ पत्थर ने उसे घेर लिया, चूना पत्थर है ये। ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके अलग करने का काम कर रहे हैं। तो यानी पहले ये चीज़ें हुआ करती थी जिसको यहाँ पर ये दिखाने का कष्ट कर रहे हैं। ये जो आप लोगों को खोपड़ी नज़र आ रही है भाई, ये शायद खोपड़ी आपको ढंग से नज़र आ ही रही होगी। ये खोपड़ी आप लोगों की निएंडरस्थल पर जो मिली थी खोपड़ी वो है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बोला जाता है कि इसमें जो मानसिक है या दिमाग है इसका, वो मूर्ख और जड़ बुद्धि के जैसा है, क्योंकि इसमें वो बड़ा है ही नहीं, बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा मानव के क्रमिक विकास की कहानी की होती है शुरुआत। ठीक है, कि मानव क्या विकास कैसे शुरू हुआ। ये देखिए खोपड़ी के कुछ पार्ट्स, ये जो फर्स्ट है ये क है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। जो क पार्ट है आप लोगों का, ये क पार्ट, रुकिए 2 मिनट, मैं इसको दोबारा से नीचे की तरफ ले आती हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये 4 खोपड़ियाँ दिखा रखी है बेटा, और इन खोपड़ियों में सबसे पहली बात तो यही कह रखी है कि ये जो ये वाली खोपड़ी है ये एक वानर की है, यानी बंदर की है। ठीक है, और जो खोपड़ी ख है, देखो इसकी यहाँ से बनावट और इसकी यहाँ से बनावट दोनों की अलग अलग है। जो खोपड़ी ख है ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नामक प्रजाति की है। ठीक है,
और जो खोपड़ी ग्रह है ये वाली, ये होमो इरेक्टस यानी आदमी जब सीधा खड़ा होकर चलने लगा था उसकी है। यानी खोपड़ी की बनावट यहाँ से देखो, और ये देखो बेटा जबड़ा, इसके जबड़े में, इसके जबड़े में और इसके जबड़े में कितना अंतर है। ठीक है। और इसके बाद जो चौथा पार्ट है आप लोगों का, यानी खोपड़ी नंबर है ये नीचे वाली, ये है होमोसैपियंस की ये प्रजाति भाई, जिसके हम आज इसी के ही मेंबर हैं, आज हम इसी की ही संतान बोले जाते हैं। ये कहता है होमोसैपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य था ये आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी समानताएं और अंतर देख सकते हैं उसकी सूची बनानी है। ठीक है। इनकी सूची बनाने के लिए दे दी भाई सूची, हम लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ थोड़ा सा कि इसमें अगर मैं बोलूँ तो देखो, जो आप लोगों को नज़र आप लोगों को या तो खोपड़ी नज़र आ रही है हर एक किसी की, ये आप लोगों को जबड़ा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ढंग से दिखा देते हैं। देखिए बेटा, या तो आप लोगों के ये इधर की खोपड़ी का शेप आ रही है, ठीक है, ये ऊपर वाला तो बेचारा छुप ही गया है, या फिर सबके जबड़े की बात आ रही है। तो मेरे ख्याल से आसानी से इसके बारे में लिखा जा सकता है कि कौन सी प्रजाति के लोगों का जबड़ा ज़्यादा लंबा है, किसी का ज़्यादा अंदर की तरफ है, किसी की खोपड़ी की बनावट है, किसी का दिमाग का साइज छोटा है या बड़ा है। ठीक है। यानी इनको देखकर आप लोग इसमें बता सकते हो इनके डिफरेंसेस। मेरे हिसाब से इतना तो कर लोगे। ठीक है। इसके बाद आता भाई कि हम लोग वाक्य में कहें कि किस तरीके से मानव का जन्म हुआ, मानव किस तरीके से अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई, जो मानव है, आप लोगों का जो मानव है, उस मानव के बनने की शुरुआत हुई, उस मानव के बनने की शुरुआत आप लोगों की तकरीबन 360 लाख वर्ष पहले शुरू हुई। ठीक है। 360 लाख वर्ष पहले शुरू हुई और इस वक्त हमें कुछ स्तनपायी प्राणी मिले। स्तनपायी प्राणी यानी जो अपनी छाती से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनपायी होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे ही प्राणियों के हमें कुछ थोड़े से एशिया और अफ्रीका में कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है। तो हम लोगों ने उसे प्राइमेट की श्रेणी में रख दिया कि भाई ये प्राइमेट है। प्राइमेटों से ही, प्राइमेटों का ये एक उपसमूह है, यानी प्राइमेटों के बाद जो नया उपसमूह आया वो था होमिनाइड का। ठीक है। होमिनाइड को वानर या ऐप भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। वानर या ऐप भी बोला जाता है होमिनाइड को। लेकिन होमिनाइड के बाद होमिनिड अस्तित्व में आए। करेक्ट बेटा। अब यहाँ पर पहले प्राइमेट थे। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बार करके बता भी देती हूँ, जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग पोर्शन को लेके चलूँगी तो स्टार्टिंग पोर्शन में आप लोग इसको लेके चलोगे। जो फर्स्ट है वो है आप लोगों का प्राइमेट। ठीक है। प्राइमेट से बने होमोनाइड। ठीक है। होमोनाइड से बने होमोनिड। करेक्ट बेटा। ये आपने पढ़े, यानी सबसे पहले प्राइमेट आए, फिर होमोनाइड आए, फिर आप लोगों के होमिनिड आए। ठीक है। अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आप लोगों को होमिनिड और होमिनाइड उप समूह में कुछ समानता और कुछ अंतर बताएगा। देखो, जैसे इसकी सेकंड लाइन से हो जाओ शुरू बेटा, कि होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। यानी होमिनाइड का मस्तिष्क बड़ा है, होमिनिड का छोटा है। भाई अगर आपके बापा में जो खूबियां हैं, उन खूबियों से अगर उनमें 4 खूबियां हैं तो आप उनके बच्चों में कम से कम 6 खूबियां मिलेंगी। ठीक डिट्टो इसी चीज़ को समझो कि होमिनाइड में मस्तिष्क का आकार बड़ा था, लेकिन जब होमिनिड प्रजाति की बात आई तो वो मस्तिष्क का आकार छोटा हो गया। ठीक है। यानी कि जो होमिनाइड थे वो चौपाए थे, 4 पैरों से चलते थे, लेकिन उनका जो अगला हिस्सा था शरीर का और अगले जो दोनों पैर थे वो लचकदार थे। मीन्स अगर मैं पूरी तरह कहूँ तो हाथ हमारे लचकदार है, इसलिए उनके पैर लचकदार माने जाते थे। ठीक है। उनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। ओके बेटा। और
इसके औजारों, किस तरह के औजार बनाते थे, क्या करते थे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बेटा दो प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो होमिनिड है इनका उद्भव अफ्रीका में ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो होमिनिड हैं यानी जो मानव है वो अफ्रीका में ही पैदा हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका में अफ्रीकी वानर पाए जाते हैं उन्हें हम ऐप बोलते हैं। ठीक है, ये होमिनिडो के साथ बहुत सारी समानताएं मिलती हैं उनकी। ओके, और दूसरा जो सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म है हमारे पास जो ज्ञात है, जिसे हम जानते हैं, वो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश का है। ठीक है, और ये अफ्रीका में ही मिला था हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आज का मानव है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से ही पैदा हुआ है। ठीक है, और जो हमें ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश का जो जीवाश्म मिला है वो 56 लाख वर्ष पहले का है। ठीक है, ये हमें अफ्रीका में मिला। उनका इसके विपरीत अफ्रीका के जो बाहर हमें जीवाश्म मिले हैं वो हमें 18 लाख वर्ष पहले मिले हैं, यानी इससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन अफ्रीका में जो मिला वो 56 लाख ईयर्स पहले का है, 56 साल पहले, 56 लाख साल पहले का है। जबकि बाहर जो जीवाश्म मिले वो 18 लाख वर्ष पहले के हैं। तो इसका मतलब अफ्रीका से ही लोगों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा हाथ का क्रमिक विकास दिखा रहा है आप लोगों को ये कि किस तरीके से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। ये अगर मैं क पार्ट को दिखाऊं बेटा कि ये क पार्ट आप लोगों का किस तरीके से है, जो ये मुट्ठी बंद है इस बंदे की आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ऐसी ही मुट्ठियाँ, ये जो बाल वाल है ऐसे ही हमारे पशुओं के भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अंगूठे और इन आपकी हाथ की उंगलियों की आकृति से काम करना शुरू किया। ठीक है, यानी चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दिखाती है हमें जो ये क पार्ट है, ये वाला चिंपैंजी का हाथ इसी तरह का होता, कभी दिया हो तो ध्यान। जो सेकंड पार्ट है ये होमिनिड के दुरुस्त व सूक्ष्म पकड़ को दर्शाते कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी उंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़ सकता था। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों का तीसरा है ग है, ये ग आप लोगों का ये मानव के हाथ की शक्ल है जो आसानी से विभिन्न चीज़ों को पकड़ आसानी से उस पर बना सकता है, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को वो आसानी से पकड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा होमिनिड जो थे वो होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य थे। कौन से सदस्य थे ये? इस परिवार के सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमिनिड समूह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ से बेशक आप होमिनाइड के साथ जब अंतर करते हो तो यहाँ से उठा सकते हो आसानी से। उठाने का काम क्या करना है, जिसमें आपको बताना है कि जो होमिनिड है उनके मस्तिष्कों का आकार थोड़ा बड़ा है, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता उनमें पैदा होगी है, वो दो पैरों के बल चलने भी लगे हैं। ठीक है, हाथ की विशेष क्षमता भी हो चुकी है जिससे वो औजार बना सकते हैं और उसी हाथ से उस औजार को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो सबसे बढ़िया स्वरूप है वो हमें होमिनिड का ही मिला है। ठीक है, होमिनिड को आगे कई शाखाओं में और बांट दिया। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों ने प्राइमेट पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने उसके बाद होमिनाइड का जन्म पढ़ा, उसके बाद होमिनिड का जन्म पढ़ा। ठीक है, अब होमिनिड दो हिस्सों में बट गया है। होमिनिड आप लोगों का दो हिस्सों में बट गया, एक ऑस्ट्रेलोपिथिक्स बन गया और दूसरा आपका होमो बन गया। ठीक है, इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो के बीच कुछ बहुत बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, उनके जबड़े, उनके दांत के आकार को लेकर हो सकते थे। जैसे कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे उनके मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, यानी जो होमो थे उनके मस्तिष्क का आकार छोटा है। ठीक है, जबड़े ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के भारी हैं जबकि इनके हल्के हैं और
आपके होमो के दांत भी छोटे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की तुलना में। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये कहता है कि जो आप लोगों के वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भी नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ये सोच समझ के दिया है। क्यों? क्योंकि इस ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का जो आप लोगों का मेन वर्ड है ये ऑस्ट्रल और पिथिक्स दो शब्दों से मिलके बना है। ये लातिनी शब्द है बेटा। ऑस्ट्रल का मीनिंग है दक्षिणी, पिथिक्स का मतलब है वानर। यानी कि अगर मैं प्रॉपर इस शब्द के लिए दक्षिणी वानर शब्द का इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या मेरी बात ढंग से समझ में आई बेटा? और फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बेटा वीडियो को दोबारा देख लो। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं बता रहे हैं, इसको छोड़ो। अब आगे चलते भाई हम लोग कि जो हमारे, अच्छा ये तो इसके बीच में अंतर है बेटा, रुको 2 मिनट। अब ये कहता है कि इनके कुछ लक्षण बरकरार रहे। दक्षिणी वानर में वही लक्षण पाए गए जो आप लोगों के ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के समय की प्रजाति में पाए जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का आकार छोटा होना, दांत बड़े होना, हाथों की दक्षता सीमित रहना यानी बहुत ज़्यादा डेवलप ना होना, इसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सारा समय पेड़ों पर गुजारते थे, इसलिए उनमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक बहुत सारी विशेषताएं आज भी मौजूद थी। ठीक है, जैसे कि आगे के अवयवों का लंबा होना, हमारे आगे वाले जैसे हाथ भी हमारे काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते थे। हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना क्योंकि हम लोग उसको जानवरों की तरह मोड़ के रखते थे। और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती गई तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी धीरे धीरे होता चला गया। ठीक है, यानी हमने ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तक का सारा इतिहास पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे देखना कि किस तरीके से हम और ज़्यादा सुविकसित होंगे। अब हम प्रॉपर अपने 2 पैरों पर खड़े होकर हाथों से अच्छे से काम करेंगे। देखिए बेटा, आगे ये कहता है आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में जो अंतर पाए जाते हैं उनके आधार पर अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा है। जो प्रारंभिक मानव है उनकी प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया, जो आप लोगों को ऊपर भी मैंने बताई थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल ही देखूँ तो देखिएगा बेटा, आप लोगों के मस्तिष्क के आकार उसकी क्षमता में वृद्धि की बात कर रहा है। ये कहता है कि विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग इनमें डिफरेंसेस करते हैं। जैसे मस्तिष्क का आकार, उसकी क्षमता, औजार बनाना आता था या नहीं आता था, औजारों के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, सीधे खड़े होकर चलना जानते थे या नहीं जानते थे, या आँखों से किस तरीके से निगरानी करते थे, भोजन को किस तरीके से तलाशते थे और इकट्ठा करते थे। यानी बहुत सारी चीज़ें बेटा जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। अब ये कहता है जैसे कि 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों व चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए थे। यानी होमो की तरफ जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे होमो आप लोगों के जो हाथ पैर हैं उनके सही उपयोग की दिशा की तरफ चल पड़े। यानी अब हम सीधे खड़े होकर चलने लगे तो पैरों का इस्तेमाल हम चलने के लिए करने के लगे और हाथों को अब हम चीज़ उठाकर अपने साथ ले जाने लगे, यानी डबल काम करने लगे। जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। बिल्कुल है भाई, आज का जो मानव है और जो पशु है उसमें यही अंतर है। मानव तेज गति से चल सकता है, लेकिन यहाँ एक हंसी मजाक की बात यह है कि दौड़ तो फिर भी जानवर ही अच्छा सकता है क्योंकि 4 पैरों से ज़्यादा तेज दौड़ा जाता है। ठीक है,
अब ये कहता है कि इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला, लेकिन साथ ही साथ 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा जो थी वो हमारी कम खर्च होने लगी। लेकिन दौड़ते समय ये लाभ बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें जो लेतोली और तंजानिया ये जंग है बेटा, इसमें जो होमिनिड के पद चिन्ह और जीवाश्म मिले हैं, और इन जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि मानव 2 पैरों पर चलने लगा था। लेकिन इसके बाद लगभग 25 लाख वर्ष पहले, यानी यहाँ पर आप लोगों का एक बार मानव प्रजाति का अंत होने वाला है कि तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले जो ध्रुवीय हिमाच्छादन है, यानी जो आप लोगों के ध्रुवीय प्रदेश हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, जैसे जैसे ये हिम यानी कि बर्फ से ढकने लगे, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के प्रारंभिक रूप थे, वो प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहते थे, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। अब उनके स्थान पर एक नई प्रजाति ने जन्म लिया जो अब सूखी परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी, ठीक है, और इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधित्व शामिल थे, यानी होमो का जन्म यहीं से माना जाता है, ठीक है भाई। अब हमारे जो होमो थे, ये लातिनी भाषा का शब्द होमो, यानी ऑस्ट्रोलेपिथिक्स के बाद होमो प्रजाति का जन्म हुआ, ठीक है बेटा। इसमें होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। होमो में पुरुष भी काउंट कर लिया हमने, महिला भी काउंट कर ली। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा, इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम भी दिए, ठीक। इस प्रकार जीवाश्मों को होमी हैबिलिस यानी कि जो औजार बनाते थे, होमो इरेक्टर जो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलते थे, और होमो सेपियंस जो कि चिंतनशील मनुष्य थे। इन सब को अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है, और जो बेटा ये चिंतनशील मनुष्य है होमो सेपियंस, हम इसके संतान हैं, ठीक है। ये देखिएगा बेटा, ये आप लोगों का पूरा ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा सारा का सारा आप लोगों का अफ्रीका का है, ठीक है। ये पश्चिमी एशिया है आपका, और इससे ऊपर की तरफ जो हिस्सा पड़ता है वो सारा यूरोप का हिस्सा है। लेकिन मेन यहाँ पर मानव के विकास की बातें कही जाती हैं, ठीक है। अगर ध्यान दिया हो तो ध्यान से एक बार देखो बेटा, बिल्कुल ढंग से आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग कई सारी जंगों के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर ये इथोपिया बोलेगा आप लोगों को, इथोपिया में होमो, और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज में हमें होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। तो इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई, इथोपिया का है, नज़र आया, ये इथोपिया रहा तुम्हारा, ठीक है। इथोपिया नज़र आ गया होगा, ये इथोपिया बेटा आप लोगों का, ओहो आजा भाई पेंसिल है, ये इथोपिया आप लोगों का, ठीक है, और ये आप लोगों का तंजानिया है, यानी कि हमें ये सब आपके अफ्रीका से ही मिले हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये आप लोगों को, कहाँ पहुँच गए भाई हम लोग, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों ही जगह मिले हैं, ठीक है। अब इसमें तुर्काना तुम्हें नज़र आ रहा है कहीं, तुर्काना इसमें छोटे वाले हिस्से में देखिए बेटा, तुर्काना इसमें तो नहीं दे रखा, लेकिन ओल्डुवई गोर्ज जरूर दे रखा है तंजानिया में। चलिए जो भी है, चलो भैया अलग अलग जगह पर मिले हैं, ये आप लोगों को सारे के सारे याद हो जाएं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों का यही पोर्शन है बेटा, इससे आगे का जो खाने की व्यवस्था है वो नेक्स्ट में बताऊंगी, ये जो क्रमिक विकास की है। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही समझाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।